हेलो एंड वेलकम टू आरएल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे, मैं आपके सामने एक बार फिर हेलो एंड वेलकम टू आरएल लर्निंग क्लासेस। तो आज हम बात करेंगे डीपीएसपी के बारे में, राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। तो मैं पॉलिटी का एक और एपिसोड लेके आया हूं जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स तक कवर कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे डीपीएसपी। ठीक है, क्या होता है डीपीएसपी? राज्य के नीति निर्देश सिद्धांत। ये भाग 4 में दिया गया है और आर्टिकल नंबर 36 to 51 में है। ठीक है, इससे पहले हमने पहले पार्ट में कवर किया था 1 से 4 में संघीय राज्य क्षेत्र, सेकंड में हमने नागरिकता कवर करी 5 से 11 में। उसके बाद हमने पढ़ा फंडामेंटल राइट्स भाग 3 में 12 से 35। अब हम पढ़ेंगे 36 से 51 भाग 4 डीपीएसपी, राज्य की नीति निर्देश सिद्धांत। क्या फॉर्मूला होता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो ये क्या चीज होती है? ये भी एक प्रकार के मौलिक अधिकार ही हैं। ठीक है, जब भारत जो संविधान हमारा बन रहा था तो ये बोला गया था कि कौन से जो डीपीएसपी भी एक प्रकार से मौलिक अधिकारी हमारे, उनको भी रखा गया था। बट इसमें ये हुआ था कि उस समय हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम सारी चीजों को लागू कर पाते। तो नीति निर्देश साथ एक भाग अलग से बना के उसको अलग रख दिया गया कि ये भी हमारे मौलिक अधिकार ही हैं एक प्रकार से। लेकिन इसमें कुछ बाद में जोड़े गए, मतलब ये धीरे धीरे जैसे जैसे पैसे आते गए, हमारे पास देश थोड़ा तरक्की करता गया, वैसे वैसे ये ऐड किए गए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो थे वो हमारे तुरंत लागू करना बहुत जरूरी था। ठीक है, मेन पार्ट। अब आता है सेकंड पार्ट। सेकंड बात ये है कि जो डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स दोनों में डिफरेंस क्या क्या है? तो फंडामेंटल राइट्स के अगर हमारा हनन होता है, जैसे मैंने आपको बताया था आर्टिकल नंबर 32 पिछला वीडियो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, उसमें अगर आपका कोई भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप सीधे सीधे वहाँ सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, वहां से न्याय मिल सकता है। ठीक है, वो परमादेश देगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, तो वो जिस भी प्रॉब्लम में आप फंसे हैं वो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अब आता है डीपीएसपी। डीपीएसपी क्या चीज है? ये हमारे फंडामेंटल राइट जरूर है, लेकिन इसके लिए हम न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। सबसे सिंपल और सबसे पहले उन्होंने यही बता दिया हमको। तो स्टार्ट करते हैं डीपीएसपी और बताते हैं क्या क्या इसमें है। सबसे पहले भाग 4 में दिया गया है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 36 to 51 में दिया गया है डीपीएसपी। आयरलैंड से पूछा ना कहां से लिया गया, एक वीडियो में आपको अलग से बता दूंगा कि कौन सी चीज कहां से ली गई, किस कंट्री से ली गई, वो मैं आपको एक बार बता दूंगा। जैसे फंडामेंटल राइट्स हमारे यूएसए से लिए गए हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और ये जो डीपीएसपी है ये आयरलैंड से लिए गए हमारा। ठीक है, इतना जरूरी है आपके लिए। उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने इसको लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना बोली थी। जैसे राज्य के नीति सिद्धांत होते हैं तो उसको बोला था सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। दो पहलुओं पर ये काम करता है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र। ठीक है, इतना छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल नंबर 36 में क्या दिया है? राज्य की परिभाषा। तो जैसे कि राज्य की परिभाषा मैंने फंडामेंटल राइट्स पढ़ाने से पहले आपको बताई थी आर्टिकल नंबर 12 में। ठीक है, तो 12 में जो राज्य की परिभाषा दी गई है, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट दी गई है, तो वो वही सेम टू सेम आर्टिकल नंबर 36 में दी गई है। अब राज्य मतलब सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट नहीं हो सकती है, स्टेट नहीं हो सकता है। ये राज्य मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, या कोई अन्य बॉडी भी हो सकती है, जैसे एयरपोर्ट अथॉरिटी। ठीक है, और बोर्ड इलेक्ट्रॉनिक कौन से इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, ये हो सकती है हमारी अलग से जो राज्य। ठीक है, ये आपको अच्छी से अच्छी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। जैसे एयरपोर्ट या बिजली विभाग लेके चलता हूँ तो इनका काम होता है कि आपको सस्ते से सस्ती और अच्छी से अच्छी बिजली प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, आपका ख्याल रखा जाए बस। तो आर्टिकल नंबर राज्य की परिभाषा वही दी गई आर्टिकल नंबर 36 में। उसके बाद आ जाते हैं 37 में तुरंत दे दिया गया न्यायालय में प्रवर्तनी एवं वाद नहीं है। मतलब जैसा कि मैंने आपको बताया न्यायालय में आप नहीं जा सकते। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आर्टिकल नंबर 37 मौलिक अधिकार। अगर आपका किसी चीज का हनन होता है, आप जैसे मैंने आपको बताया था घूमने का अधिकार है आपको, ठीक है, घूमने का अधिकार बताया ना आर्टिकल नंबर 19 में, तो आप घूमने का अधिकार है। अगर आपको कोई रोकता है घूमने के लिए, कोई रोकता है कि आप नहीं घूम सकते या तो वो आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप उसके लिए कोर्ट जा सकते हैं और ऐसे अपनी बात रख सकते हैं, वो आपकी बात सुनेगा। लेकिन आर्टिकल नंबर 37 जैसे में कहता है कि जो लोक कल्याणकारी राज्य के लिए क्या क्या राज्य कर सकता है, राज्य अपनी सुविधाएं देगा जो पब्लिक को है। जैसे कि बोला था ना हमने, फंडामेंटल राइट्स जो होता है वो व्यक्ति को दिए गए अधिकार होते हैं, ना कि राज्य को। वैसे इसमें दिया गया राज्य को दिए गए अधिकार है व्यक्ति के लिए। ठीक है, 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल बटता है राशन, आजकल बट रहा है। ठीक
ठीक है। तो वो बोला गया अगर कल को आपको नहीं मिलता है तो उसके लिए स्टेट को आप मतलब उसके लिए न्यायालय में आप नहीं जा सकते कि नहीं भाई हमको ये राशन नहीं दे रहे हैं। वो सरकार की मर्जी के ऊपर है, सरकार के बजट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर सरकार करना चाहे तो बिल्कुल करे, नहीं करना चाहे तो नहीं करे, आप न्यायालय में नहीं आ सकते। ठीक है, क्लियर। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 38, लोक कल्याण की अभिव्यक्ति। हर चीज में लोक कल्याण यानी कि जनता का कल्याण करने की यहाँ पर चीजें रखी जाएंगी। अच्छे से अच्छा वर्क किया जाएगा जिसमें जनता का कल्याण हो, लोक कल्याण की वर्क। और जनता का कल्याण किस किस पहलुओं पर होगा? वो एक सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय। ठीक है, सामाजिक न्याय में क्या क्या हो सकता है? जो समाज के बराबर का, फॉर एग्जाम्पल एक कास्ट को जैसे जनरल को ऊपर रखा गया या ओबीसी एससी एसटी थोड़ा नीचे है तो उनको पुशअप करेगी। पुशअप करेगी मतलब उनको कुछ सुविधा देगी, उनको कुछ छूट देगी, उनको कुछ सब्सिडी देगी ताकि वो इक्वल में आ जाए। ठीक है, तो ये होगा हमारा सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय में क्या क्या आ सकता है? जैसे कि पुरानी जो सरकारें थी हमारी, तो वो जो वृद्ध लोग थे वृद्धावस्था में उनको पेंशन प्रोवाइड करती थी, 500 रुपीज पेंशन मिलती थी वृद्धावस्था में। ठीक है, लेकिन अब इस सरकार का लागू करने का मन नहीं है तो वो नहीं करेगी। आप इसके लिए न्यायालय नहीं जा सकते क्योंकि न्यायालय ने पहले मना कर दिया कि ऐसा नहीं, ये हमारे पास नहीं आ सकते। ठीक है, तो न्यायालय में ये चीज प्रवर्तनीय नहीं है। आप न्यायालय नहीं जा सकते, मिले या न मिले। सरकार का बजट होगा, मन होगा तो आपको देगी, खूब लुटाएगी आपके ऊपर, नहीं मन होगा, नहीं बजट होगा और नहीं देगी। ठीक है, राजनीतिक न्याय, आप अपना खुद की पार्टी बना सकते हैं, खुद का चुनाव लड़ सकते हैं। जैसे मैं ही अपनी एक पार्टी बना लूं, स्टूडेंट पार्टी, और मैं उसके लिए चुनाव लड़ूं, पूरा अधिकार हमें दिया गया है। ठीक है, ये फंडामेंटल राइट्स नहीं है, राइट्स में नहीं है हमारा, लेकिन इसमें जरूर आता है राजनीति में। ठीक है, उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 39 में क्या बोला है? स्त्री पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन। एक पोस्ट पर अगर मेल और फीमेल दोनों हैं तो दोनों को इक्वल मिलेगा पैसे, इक्वल वेतन मिलेगा। ठीक है, ये बोला गया है। एक एग्जांपल, अगर कोई एक टीचर है मेल, अब ये मत सोचिएगा कि अगर जैसे वो साइंस का टीचर है, फिजिक्स का टीचर है, तो फिजिक्स के टीचर को मान लीजिए 50,000 सैलरी मिल रही है, तो उस जगह कोई ड्राइंग का टीचर होगा तो उसको भी 50,000 सैलरी मिलनी चाहिए ना। यहाँ पर पोस्ट की बात नहीं करेगी, यहाँ पर मेल और फीमेल की बात करेगी। अगर फिजिक्स का कोई मेल टीचर होगा उसको 50,000 सैलरी मिल रही है, तो फीमेल जो होगी फिजिक्स की टीचर उसको भी 50,000 सैलरी मिलेगी। ठीक है, यहाँ पोस्ट की बात नहीं, यहाँ पर मेल और फीमेल की बात है। यानी कि दोनों को अगर एक काम के लिए लगाया गया तो एक काम के लिए एक बार एक सा वेतन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 39 में ये जोड़ा गया का। अब ये समझ लीजिएगा कि जो संविधान में हमारे का, खा, गा, ए बी सी डी वगैरह जोड़ा गया है, मतलब ये इस तरह का कुछ मिल जाए, का, खा, गा, ए बी सी डी, तो ये समझ लीजिए बाद में जोड़ा गया है, कहीं ना किसी मूल संविधान का हिस्सा नहीं था, इसको बाद में लाके यहाँ पर जोड़ दिया गया। बोला गया समान न्याय एवं निःशुल्क वैदिक सहायता। समान न्याय, स्त्री पुरुष के लिए समान न्याय, जात के लिए समान न्याय, धर्म के लिए समान न्याय, सबके लिए समान न्याय। ऐसा नहीं होगा कि ये हिंदू है तो इसको अलग देखा जाए, मुस्लिम अलग देखा जाए, या जनरल अलग, ओबीसी अलग, या मेल अलग, फीमेल अलग, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, समान न्याय, सबके लिए समान न्याय। और निःशुल्क विधि सहायता, निःशुल्क विधि सहायता का मतलब कि लॉ से रिलेटेड आपको निःशुल्क मतलब एडवाइस दी जाएगी। ठीक है, अगर आप कहीं भी किसी चीज में फंसते हैं या कुछ मतलब ऐसा होता है ना, तो एक लीगल एडवाइजर, आपको लीगल एडवाइजर रख लो, या पुलिस के पास भी आप जाते हैं, पुलिस भी आपको बताती है ना कि आप इस चीज में ऐसा करिए, वकील के पास जाइए, आप इस चीज में ऐसा करिए, तो वो ये आपको बताता है। तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। तो आई होप यहाँ 39 के तक आप समझ गए होंगे। आई होप। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं आगे, और हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 40 में क्या है। आर्टिकल नंबर 40 गांधीवाद पे डिपेंडेबल है, ये आप लिख सकते हैं। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गांधीवाद पे कौन सा आर्टिकल नंबर आता है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 40 है। 40 कैसे है? क्योंकि जब ग्राम पंचायत का संगठन हो रहा था संविधान में डालने के लिए, तो उसमें गांधी जी और अम्बेडकर जी के बीच में वाद विवाद हुआ था। अम्बेडकर जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत खत्म हो जाए, जबकि गांधी जी चाहते थे कि ग्राम पंचायत रहे। तो उसके बाद जो अध्यक्ष थे हमारे राजेंद्र प्रसाद जी, उन्होंने ये बात डिसाइड किया था कि आप लोग राज्य में छोड़ दीजिए, इसको फंडामेंटल राइट्स ना बना के इसको डीपीएसपी में डाल दीजिए, नीति निर्देश सिद्धांत में डाल दीजिए। ठीक है, इसलिए इससे ये फायदा होगा कि जिस जगह पर जरूरत है, जिस राज्य को, जिस स्टेट को जरूरत है इस चीज की, ग्राम पंचायत की, वो ग्राम पंचायत रखेगा। जिस स्टेट को जरूरत नहीं है वो नहीं रखेगा। लाइक जैसे दिल्ली वगैरह, दिल्ली जैसे जो शहर है वहां पर तो ग्राम पंचायत है ही नहीं, वहां पर अम्बेडकर जी को फॉलो किया जाता है। फाइन, ये मानते हैं फॉलो नहीं किया जाता है, लेकिन वहां पर कुछ है नहीं ग्राम पंचायत। ठीक है, वहां ग्राम पंचायत है नहीं।
और यूपी वगैरह बिहार वगैरह चले जाइए आप, वहाँ गाँव ही गाँव है पंजाब, तो वहाँ पर ग्राम पंचायत है। ठीक है, तो गांधीवाद के जन्म पर आधारित है। उसके बाद आती है 41 बोला गया कुछ दशाओं में सरकारी सहायता, कुछ जगह चीजों पर सरकारी की सहायता मिलती है सबको। ठीक है, तो वो आता है इसके अंदर, जैसे बुढ़ापा पेंशन में भी होता है, वृद्धावस्था पेंशन आती है, विकलांग पेंशन होती है, विकलांगों को या सॉरी दिव्यांगों को बोलूँ मैं, यहाँ मैं दिव्यांग लिख देता हूँ, अब उनका नाम बदल गया है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो दिव्यांग हो गए, उनको जो ट्राईसाइकिल मिलती है वो मिल सकती है, या किसी जगह में छूट मिल सकती है, या कुछ पेंशन वगैरह मिल सकती है, वो दी जाती है। शिक्षा के अभाव में इसी तरह दिया जाता है, जो SC/ST को थोड़े से ज़्यादा चाहिए छूट वगैरह, तो ये बोला गया कुछ समझ सकते हैं, कुछ दशाओं में सरकारी सहायता मिलती है, बस इसका मतलब ये हुआ। उसके बाद 42 मातृ सहायता के प्रावधान दिया गया। मातृ सहायता मतलब प्रसूति सहायता, जो डिलीवरी वाली जो फीमेल होती हैं, ठीक है, उनके लिए सहायता प्रोवाइड की जाती है, मतलब अलग से बेड तैयार किए जाते हैं, अलग से, या जो हॉस्पिटल मैटरनिटी रिलीफ हॉस्पिटल बोलते हैं ना उसको, वो अलग से दिए जाते हैं, तो उसके लिए सहायता मिलेगी। 43 में आ जाइए, कर्मचारियों को निर्वाह वेतन, कर्मचारियों को टाइम टू टाइम पर वेतन मिलेगा, ये बोला गया कर्मचारी निर्वाह वेतन। उसके बाद 43A में ही रखा गया, क्योंकि ये सब अलग से जोड़ दिए गए। अब कर्मचारियों को निर्वाह वेतन तो दिया जाएगा, तो कौन कौन सी चीजें जोड़ी जाएंगी, तो कामगारों की भागीदारी, इसी में सहकारी समिति कोऑपरेटिव सोसाइटी को ऐड किया गया। ठीक है, तो आई होप आप सब ये चीज यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम बताते हैं आगे, आर्टिकल नंबर 44 देखते हैं। आर्टिकल नंबर 44 में क्या दिया गया, नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, यानी कि सिविल कोड बोला गया नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता। ठीक है, और उसके बाद आर्टिकल नंबर 45 में बोला गया बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। जैसा कि मैंने बोला ना, RTE एक्ट आया था, जिसको बाद में फंडामेंटल राइट्स बना दिया गया था, जिससे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पहले DPSP हुआ करता था। ठीक है, इसमें तो इसको बनाया गया, RTE एक्ट आया था 2009 में आया था और लागू हुआ था 2010 में। इसको बनाया गया फंडामेंटल राइट में डाला गया 21A में। ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा इसमें डाला गया फंडामेंटल राइट्स, मैंने 21A में बताया था। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके आप वो वीडियो जरूर देखिए। ठीक है, अब 45 जो DPSP है, इसमें ये बोला गया कि जो 0 से लेकर 6 साल तक के बच्चे होते हैं ना, 0 से 6 तक के, इनमें देखा गया है कि भाई इनके लिए खाने पीने का अच्छा प्रबंध करिए। ठीक है, पोषण की सुविधा करिए, और एक जो अच्छा स्तर दिया जाता है छोटे बच्चों के लिए, जो देखभाल की जाती है, वो इसमें डाला गया है। ठीक है, जब तक नई शिक्षा नीति नहीं आई थी। अब आ गई है नई शिक्षा नीति, न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई, जो 21 या 22 तक आएगी। अभी ये लागू नहीं हुई है, लेकिन 21 या 22 तक आएगी। तो उसमें जो शिक्षा का स्तर रखा गया वो 5+3+3+4 इस तरह से रखा गया है 18 साल के। पहले यहाँ बोला गया था 6 से 14 साल तक के लिए बोला गया था, लेकिन अब बोल दिया गया है 3 साल से लेकर 18 साल तक के लिए बोला गया है। ठीक है, यानी कि पहले 3 से 5 जो प्री एजुकेशन क्या नाम है एजुकेशन होती है, KG, LKG 1 2 3 ऐसा बोला गया। ठीक है, वो उसके बाद 3+4 इस रेशियो में अब चलेगा आगे जो आने वाली शिक्षा है। ठीक है, 21 की तो आपको पता होगा। अगर आपने मेरा ये वाला वीडियो देखा तो आप प्लीज जाके वो वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। आता है 46 में बोला SC/ST और कमजोर वर्ग, यहाँ OBC नहीं बोला गया है, यहाँ बोला गया है SC/ST जो कमजोर होते ही और कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना। कमजोर वर्ग में OBC भी आ सकता है, मतलब कोई कास्ट डिफाइन नहीं की गई यहाँ पर SC/ST को छोड़ के, यहाँ पर OBC भी, या जैसे अब EWS आया है। ठीक है, तो EWS भी कमजोर वर्ग में आता है, तो उसके शैक्षिक पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड और आर्थिक हितों को बढ़ावा देना, ये सरकार का काम होगा, राज्य का काम होगा। ठीक है, उसके बाद आता है 47 में बोला गया पोषाहार स्तर बढ़ाने, जीवन स्तर सुधारने संबंधी सरकार का कर्तव्य। पोषाहार स्तर बढ़ाने मतलब जैसे कोई खाने पीने की चीज है वो प्रोवाइड कर, जैसे कभी गेहूं चावल चना वगैरह जो मिलता है, ठीक है, वो राशन मिलता है। और आप थोड़ा सा और कमजोर वर्ग के हैं तो आपको वो भी फ्री में मिलता है, अभी लो कम कीमत पे मिलता है लेकिन फिर फ्री में मिलता है। तो पोषाहार स्तर बढ़ाने के लिए जीवन स्तर सुधारने संबंधी सरकार का कर्तव्य होगा। 48 आता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन है, यहाँ पर कृषि और पशुपालन संबंधी कानून दिया गया है, उसके लिए बोला गया है। ठीक है, तो आर्टिकल नंबर 48 तक आप समझ गए हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे, जैसे हमने 48 बताया तो कृषि एवं पशुपालन का संगठन वैसे आता है 48 के का में जोड़ा गया पर्यावरण का संरक्षण भी सरकार की जिम्मेदारी, मतलब ये मत सोचिएगा कि आपकी जिम्मेदारी नहीं है, यहाँ आपकी भी जिम्मेदारी बनती है।
पर्यावरण का संरक्षण, संवर्धन और वन तथा वन जीवों का संरक्षण। ठीक है, वन्य जीवों का यहाँ पर सॉरी गलत लिख दिया, वन्य जीवों का संरक्षण। ठीक है, वन्य जीवों को चिड़ियाघर वगैरह खोले जाते हैं, चिड़ियाघर हो गया या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, नेशनल पार्क हो गया, तो वो इसके सरकार का कर्तव्य है, लेकिन राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, मैं सरकार के बारे में बोल रहा हूँ, पर यहाँ राज्य समझिएगा, राज्य का कर्तव्य है। 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारक मॉन्यूमेंट्स जो है हमारे, ताजमहल, लाल किला वगैरह ये सब जो है, उनका स्मारक और स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण, वहाँ के स्थान, स्मारक और उनका संरक्षण करना राज्य का कर्तव्य है। ठीक है, ये डीपीएसपी का आर्टिकल नंबर 50 इंपॉर्टेंट है, बोला गया कार्य इसमें इस आर्टिकल के अंदर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग अलग किया गया। ठीक है, न्यायपालिका अलग किया गया, कार्यपालिका अलग किया गया। आर्टिकल नंबर 50 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल। 51 में बोला गया अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और शांति में वृद्धि करना। ऐसे कोई काम मत करिएगा, ऐसा कोई काम नहीं बोला गया है जो उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध हमारे खराब हो, तो सुरक्षा और शांति में अभिवृद्धि करना, ये हमारा आर्टिकल नंबर 51 कहता है। तो आज हमारा भाग 4 नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल नंबर 36 to 51 कंप्लीट होता है। इसके बारे में अगर आपको कुछ पूछना हो या कुछ जानना हो और कुछ, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ और बने रहिएगा हमारे साथ आगे इसके पॉलिटी के और पार्ट्स में। तब तक के लिए जय हिंद।